dear students, and welcome back to our channel Commerce 99, and this is the third part of chapter 3b, that is elasticity of demand. And under this section, under this part, we are going to deal with the methods of measuring price elasticity of demand. Okay, so there are three methods of measuring price elasticity of demand. First one is ratio or percentage method. Second one is total expenditure method, and the third one is point method or geometric method. So you may get this for 4 marks question. Okay, you may get this under 4 marks, that is answer the following में कोई भी एक टाइप जो है आपके लिए आ सकता है. Okay, so let us begin with the first one, ratio or percentage method. Ratio method, again it is developed by whom? प्रोफेसर मार्शल. दिस इज द नेम जिसको आपने भूलना ही नहीं है. सारी चीज़ें जो है इट इज़ गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल. And according to this method, elasticity of demand is measured by dividing. What you have to do is you have to divide the percentage change in demand by percentage change in price. परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, तो यहाँ पर आप डिवाइड करोगे. और अगर मैं आपको कहूँ बेसिकली, तो हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला देखा था विद रिस्पेक्ट टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है. तो लेट अस सी दैट. सो परसेंटेज मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज एरिथमेटिक मेथड. इसको आपको याद रखना है बिकॉज ये फिलअप मैचअप वगैरह में भी आता है. तो दिस में कम अंडर ऑब्जेक्टिव्स, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. और जहाँ तक प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का सवाल है, जो आपको चैप्टर के बिगिनिंग में ही ये फॉर्मूला दिया गया था कि हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को डिवाइड करना है बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन प्राइस. तो इसको अगर हम सिम्बॉलिकली लिखते हैं तो ई डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. एंड मैथमेटिकली इसको अगर हम एक्सपांड करें तो ये आपका फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, डेल क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल पी अपॉन पी. एंड ई डी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन क्यू. लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहेगा, राइट हैंड साइड आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका पी अपॉन डेल पी. सो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आप देखिए, एक टेबल आपको दिया है. फर्स्ट कॉलम इज़ फॉर प्राइस, सेकंड कॉलम इज़ फॉर क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज एंड फॉर्मूला. तो आपका ओरिजिनल प्राइस जो है वो है 20 और चेंज इन प्राइस इज 25. ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इज 10 एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 9. ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे. तो ओरिजिनल प्राइस पी 20, न्यू प्राइस इज 25. तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 रुपीज़ का. एंड देन डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओरिजिनल प्राइस. ओरिजिनल क्वांटिटी इज 10 एंड न्यू क्वांटिटी डिमांडेड इज 9. तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का. तो डिफरेंस वाली जगह पर हम डिफरेंस की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, ओरिजिनल वाली जगह पर हम ओरिजिनल की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. तो डिफरेंस इन क्वांटिटी इज 1. फॉर्मूला आपने एक्सपैंड करना है ऐसे, ई डी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन क्यू, पी अपॉन डेल पी. ओके, तो डेल क्यू इज 1 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी आपकी कितनी थी? 10. वो हमने यहाँ पर लिख दिया. देन ओरिजिनल प्राइस आपका 20 है और चेंज इन प्राइसेस डिफरेंस कितने का है? 5 रुपीज़ का है. जब हम इसको कट करेंगे 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20, राइट. 5 1 ज़ा 5. 5 के टेबल में 2 आएगा नहीं, तो विल टेक अ ज़ीरो एंड पॉइंट डाल के इसको हम ज़ीरो लगाते हैं. 5 4 ज़ा 20. तो ई डी इज इक्वल टू 0.4. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. इस तरह आप कोई भी वैल्यूज अगर आपके टेबल में आती है तो यू कैन कैलकुलेट न्यूमेरिकली एंड फाइंड आउट वेदर द इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक. इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो. Alright, the second method of measuring elasticity is total expenditure method. This method is also developed by Professor Marshall. In this method, total amount of expenditure before and after, दो सिचुएशन में जो है टोटल एक्सपेंडिचर पता कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस चेंज इज कंपेयर. ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन of price and quantity demanded. So total expenditure is a product of price and quantity demanded. Product मतलब multiplication of price and quantity demanded. So in this connection, Marshall has given the following propositions.
सो योर मार्शल हैज़ गिवन 3 प्रपोजिशंस। एक होगा आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। एक होगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। और थर्ड प्रपोजिशन जो है वो है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ पर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो why it can be greater than 1? When with a given change in the price of a commodity, total outlay increases। अगर ये बढ़ती है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर टोटल आउटले, टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल आउटले ओनली, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड। तो आपको ये याद रखना है, अगर टोटल आउटले बढ़ता है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। पहला प्रोपोजिशन ये। दूसरे में है टोटल आउटले व्हेन प्राइस फॉल्स और राइजेस। ये देखिए आप, ये ध्यान में रखना है, व्हेन प्राइस फॉल्स और राइजेस, बढ़ता है या घटता है तो टोटल आउटले डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा या फिर इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो इलास्टिसिटी इन दिस केस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। ठीक है, एंड फिर अगेन व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विद अ गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी चाहे बढ़ता है या घटता है, तो टोटल आउटले अगर कम हो रहा है, टोटल आउटले अगर डिक्रीज होता है तो इलास्टिसिटी विल बिकम लेस देन 1। ठीक है, पहले सिचुएशन में क्या है, प्राइस बढ़े या गिरे तो इलास्टिसिटी आपकी टोटल आउटले जो है वो बढ़ जाएगा, टोटल आउटले बढ़ेगा तो इसलिए इलास्टिसिटी क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन 1। ठीक है, दूसरे में विद अ गिवन राइज और फॉल इन प्राइस, टोटल आउटले आपका कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। और तीसरे सिचुएशन में अगर टोटल आउटले गिरता है, कम होता है, तो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। ठीक है, तो इसको आप देखें, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। ऑलराइट, सो हियर वी हैव अ टेबल। यहाँ पर प्राइस है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम इज फॉर क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, टोटल आउटले एंड देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो यहाँ आप देखें प्रपोजिशन नंबर 1, प्राइस गिरता है या बढ़ता है। ओके, तो अगर प्राइस बढ़ता है, सॉरी प्राइस आपका 10 रुपीज़ है, तो एट 10 रुपीज़ द क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 6 यूनिट्स, राइट। एंड देन जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस को क्वांटिटी डिमांडेड से एज पर द फॉर्मूला ऑफ टोटल आउटले मेथड, फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम प्राइस को क्वांटिटी डिमांडेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास P इंटू क्यू, यानी कि टोटल आउटले जो है वो हमारे पास आता है, दैट इज 60 रुपीज़ जो है कंज्यूमर ने स्पेंड किया। देन एट 20 रुपीज़ क्वान्टिटी डिमांडेड हैज़ फॉलन डाउन, 6 यूनिट से लेकर के कहाँ गया, 5 यूनिट्स, 5 इंटू 20 विल गिव यू 100। तो ये कम है और ये ज़्यादा है, यानी टोटल आउटले क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। टोटल आउटले बढ़ा है, इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। देन प्रपोजिशन 2 में प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 30 रुपीज़ ओरिजिनल एंड विथ एन इंक्रीज इन प्राइस 40 रुपीज़, क्या होगा, एट 30 रुपीज़ quantity demanded was only 4 units and 30 into 4 will give you 120। then at 40 rupees quantity demanded has fallen, कितना हो गया 3, तो 3 into 40 will give you 120 again। 120 टोटल आउटले दोनों सेम है, इसलिए इन दिस सिचुएशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। then under third preposition with 50 rupees consumers when demanding 2 kgs of particular commodity, 50 into 2 will give you 100। एंड देन व्हेन द विद द फर्दर इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस बढ़ रहा है 50 से 60 पर आया है, तो कंज्यूमर ओनली 1 kg लेगा। दिस मीन्स उसका टोटल आउटले कितना हुआ है 60, यानी उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है 60 रुपीज़। यानी प्रीवियसली उसने 100 स्पेंड किया था, अब वो 60 रुपीज़ ही स्पेंड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर उसका टोटल आउटले क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अगर टोटल आउटले डिक्रीज हो रहा है तो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। तो इस टेबल को आप अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज explanation is given on the same page of the textbook, you can learn it and try to write it by your own। so this was our second method of measuring elasticity of demand। now let's move to the third and the very important part of the method of measuring elasticity, that is point method or geometric method। तो ये फिर से आप देखें प्रोफेसर मार्शल ने इसको डेवलप किया है, अनदर मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज़ नोन एज पॉइंट मेथड, या फिर इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक। The ratio method and total outlay methods are unable to measure elasticity of demand at a given point on the demand curve।
पहले मेथड में आपको फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कहा, दूसरे मेथड में आपको कंपेयर करने के लिए कहा। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को जो है आप डिमांड कर्व पर कैसे दिखा सकते हो, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। So in order to understand point or geometric method, you need to remember a particular formula, point or geometric method. ठीक है, इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और आप ईडी भी लिख सकते हो यहाँ पर फिर से, ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट, ओके, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट। ठीक है, बिलो अ गिवन पॉइंट दैट इज एल। ठीक है, इसको हम एल रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। याद रखिए, हम अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अबव द गिवन पॉइंट, अबव अ गिवन पॉइंट। ओके, उसको हम यू से लेबल करते हैं, और इन शॉर्ट अगर हम लिखें तो इट विल बी एल अपॉन यू। ठीक है, यू कैन टेक इट एज एल अपॉन यू। तो इसको बताने के लिए, इसको समझाने के लिए मार्शल ने दो तरीके से जो है इसको समझाया है, एक विद द हेल्प ऑफ लीनियर, एक, हाँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मार्शल ने दो अलग अलग डायग्राम, दो कर्व लिए हैं। एक है लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है, एक उन्होंने यूज़ किया है लीनियर डिमांड कर्व, और दूसरा उन्होंने यूज़ किया है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। ठीक है, दो डिमांड कर्व्स उन्होंने यूज़ किए हैं, लीनियर डिमांड कर्व एंड नॉन लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व यानी क्या होगा, लीनियर डिमांड कर्व जो होगा वो आपका इस तरह से बनेगा। खाला 1 घंटे पहले मैसेज किया तुमको भेजने के लिए। तू फोन में आया नहीं, देखती हूँ तेरे फोन में है क्या मैसेज। अभी कॉल करके बोल रहे आने के लिए। वो कुछ बनाई होगी देने के लिए बुला रही, कुछ ऊपर से टॉप डाल के ऐसे चली जाना, दुपट्टा लपेट कर 2 मिनट में आ जाए। ये देख, इसका टॉप इधर ही है, इधर ही है, ले 2 मिनट में तो आ जाएगी ना बेटा, तू जल्दी ले, मेरे को लेक्चर खत्म करने दे। व्हाइट शर्ट के पीछे देख, पीछे वो मैक्सी के उधर, मैक्सी के उधर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड कोई पहन के जल्दी से आ जाए। पालन बनाई थी, वो बनाई होगी, वो भेज रही होगी। मसूद अंकल है नहीं तो भेजी होती मसूद अंकल को ही वो। ओके, तो यहाँ पर आप पता कर सकते हो कि different elasticities at various points on a linear demand curve can be measured with the help of the following things. So suppose if you want to measure elasticity at point P, so point elasticity will be measured as P is equal to PB upon PA। ठीक है, यानी 8 सेंटीमीटर का हाफ हाफ हो गया, दोनों हाफ हाफ हो गए। यहाँ आप देखें पी बी कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, मैंने 4 सेंटीमीटर लिख दिया। व्हाट इज गोइंग टू बी योर पी ए देन, पी ए इज अगेन गोइंग टू बी 4 सेंटीमीटर बिकॉज 8 सेंटीमीटर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। दोनों कट होकर के आपका आ गया पी इज इक्वल टू
1. सो एट P जो आपका इलास्टिसिटी है वो इट इज़ इक्वल टू 1. सिमिलरली एट पॉइंट P1, यहाँ अगर मैं P1 लेती हूँ, यहाँ पर P1 अगर मैं यहाँ लेती हूँ तब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका P1 इज इक्वल टू क्या हुआ आपका P1B अपॉन P1A. P1B जो है वो आपका लोअर सेगमेंट है और P1A जो है वो आपका क्या है? P1A जो है वो आपका क्या है? अपर सेगमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर P1B यानी ये 4 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर का हाफ आपका कितना आया? ये होगा आपका 2. ठीक है, ये अगर आपका 2 है तो 8 में से 2 सेंटीमीटर माइनस हुआ तो ये इतना पोर्शन आपका कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 6. ठीक है, देन व्हेन यू विल डिवाइड दिस 6/2, तो 2/6, तो यू विल गेट 0.33. दिस मीन्स दैट यहाँ पर इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज less than 1, right? In this case elasticity of demand is relatively inelastic or ED is less than 1. It is nothing but relatively inelastic demand. ठीक है, now we will take P2 over here. ठीक है, P2 अगर यहाँ पर है तो क्या होगा? P2B अपॉन P2A. ठीक है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. तो P2 इज इक्वल टू P2B अपॉन P2A. P2B कितना है? P2B आपका ये देखिए पूरा 8 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर से 2, 2 to the 4 and 2 3 is 6, तो इट विल बिकम 6 नाउ. और आपका P2A कितना होगा? 2, यानी कि आपकी इलास्टिसिटी कितनी आ रही है? 3, विच इज़ मोर देन 1, ग्रेटर देन 1. तो इन दिस केस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. सो दिस मीन्स दैट ये जो सिचुएशन है वो आपकी क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक. दिस सिचुएशन इज नथिंग बट रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. ओके, तो अभी हम यहाँ पर इसके सिंबल्स लगाते हैं. यहाँ पर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यहाँ पर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. ए यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिसिटी इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर हम देखें एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी and this particular is parallel to y axis. This means that elasticity of demand is equal to 0. Okay, so this is how you can locate different point elastic at different points on the linear demand curve, stating different types of elasticity of demand. Now take a look at non-linear demand curve. Non-linear demand curve में कोई changes नहीं है, but simply what you have to remember is यहाँ पर हम एक टेंजेंट बनाकर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इंडिकेट करते हैं. ओके, तो ये देखिए हमारा ये जो है डिमांड कर्व बन रहा है. ओके, दिस इज अवर डिमांड कर्व. राइट, फिर से हम एक लीनियर डिमांड कर्व बना रहे हैं. ए और बी, दिस इज माय वाई, दिस इज माय एक्स. यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर 0 और यहाँ पर प्राइस. ठीक है, तो यहाँ मैंने फिर से एक पॉइंट लेना है. दैट इज सपोज मैं यहाँ एक पॉइंट ले रही हूँ एट OP माई इलास्टिसिटी ओवर यर एंड दिस इज माई क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, तो इस पर अगर मुझे इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है तो आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट लाइक दिस. तो यहाँ पर मैं P नहीं कंसिडर कर रही हूँ. लोअर सेगमेंट है आपका EB, अपर सेगमेंट है आपका EA. मतलब वट एवर पॉइंट्स यू विल गेट. ओके, यहाँ आपका P2 है, यहाँ आपका P1 है, तो इसको भी हम टेंजेंट बनाकर इस तरह से टेंजेंट बनाकर आपका लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट बता सकते हैं. तो ये होगा आपका E1 E2. ठीक है, P1 P2 नहीं, जो हमने पहले लीनियर कर्व में P1 P2 लिखा था इसको हम E1 E2 लिख सकते हैं. E2 के नीचे का हिस्सा E1 का लोअर सेगमेंट एंड E1 का अपर सेगमेंट. E2 का लोअर सेगमेंट दैट इज E2B एंड E2A. तो इस तरह से आपका जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी relatively seen. Okay, so here you can see if अगर मैं लिखूँ if EB is equal to
ई ए, ओके। अगर दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, इफ़ ई बी इज इक्वल टू ई ए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ई बी इज ग्रेटर देन ई ए तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ओके। इफ ई बी इज लेस देन ई ए तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, अंडरस्टूड। तो इसको इस तरह से आप जो है बाय पुटिंग दिस यू कैन से पॉइंट ओ पी एंड देन उस पर आप टेंजेंट बना करके आप उसको जो है कंसिडर कर सकते हो एट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, ओके। so this is how you can draw non-linear demand curve to indicate different elasticities at different points. All right, so with this the methods of measuring elasticity of demand is over.